नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य में बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर किस चेहरे को तरजीह दे सकती है। पार्टी को 207 सीटें मिली हैं, जो कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर आ गई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। कुछ राज्यों में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और वहां आश्चर्यजनक तरीके से एक नए चेहरे को सीएम बना दिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान कहा था कि नया मुख्यमंत्री बंगाल से होगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया था कि अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री बाहरी होगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से किसी नाम पर चर्चा सामने नहीं आई है। बिल्कुल नए चेहरे को सीएम बनाने के बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अंत तक सस्पेंस बनने की संभावना है। बावजूद कई नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के तौर पर चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि सीएम के लिए राजनीतिक पकड़ और संगठन में प्रभाव को तरजीह मिल सकती है। जिन नेताओं के नाम संभावित दावेदारों में लिए जा रहे हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। दरअसल सबसे पहला नाम तो शुभेंदु अधिकारी है। इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा बने हुए हैं शुभेंदु। वो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उनकी राजनीतिक अहमियत पूर्वी मेदिनीपुर जैसी जिलों में मजबूत संगठनात्मक पकड़ और अहम सीटों पर समर्थन जुटाने की क्षमता से है। वो कभी तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे थे और राज्य सरकार में प्रभावशाली मंत्री पदों पर भी रहे हैं। हालांकि 2021 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच टकराव राज्य की राजनीति में सबसे चर्चित घटनाक्रम रहा। दोनों नेता अक्सर एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए नजर आए। ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधे चुनौती देने की यही वजह से शुभेंदु को बीजेपी का सबसे मजबूत और व्यवहारिक मुख्यमंत्री चेहरा माना जाता है। इस बार भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन उनकी दावेदारी में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह होगा उनका अतीत। कोलकाता में वहाँ पर अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे और अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में ये भाव जाएगा कि टीएमसी ही दूसरे रूप में फिर आ गई। उन्होंने दूसरी वजह गिनाई, शुभेंदु आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं है और उनके बनने से पश्चिम बंगाल की प्रदेश बीजेपी के दूसरे धड़े असहज महसूस कर सकते हैं। हालांकि कोलकाता में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी सबसे अधिक मजबूत है। तो वहीं कई पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका उतना बड़ा कद नहीं है। वो 2016 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बनाए गए थे। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी की जिम्मेदारी या दावेदारी हम कहें सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ पर मानी जा रही है। फिर एक और नाम आता है, पूर्व पत्रकार हैं स्वप्न दासगुप्ता। इनके नाम की चर्चाएं भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका उतना बड़ा कद नहीं है। वो 2016 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बनाए गए थे। साल 2021 में उन्हें फिर मनोनीत कर राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। लेकिन इसके 6 महीने अंदर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय ये विवाद भी पैदा हुआ कि संसद सदस्य रहते उनकी उम्मीदवारी घोषित की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक स्वप्न दासगुप्ता ने कई अखबारों में वरिष्ठ संपादकीय पदों पर काम किया। साल 2003 से वो स्वतंत्र रूप से अखबारों में बतौर राजनीतिक स्तंभकार लेखन करते रहे।
साल 2015 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। पीएम तिवारी कहते हैं कि केंद्र के साथ उनके समीकरण को देखते हुए उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। संसद की वेबसाइट के अनुसार वो 2015 से 2021 तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के कार्यकारी परिषद से सदस्य रहे। इसके अलावा वो विदेशी मामलों की कमेटी, मानव संसाधन मंत्रालय के तहत आने वाले NIT, SIR समेत कई सिलेक्ट कमेटियों के सदस्य भी रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुकांतो सरकार का कहना है कि स्वप्न दासगुप्ता पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बीते 3 दशक से दिल्ली में रहते हुए भी वो खांटी बंगाली बने हुए हैं। सुकांतो सरकार के अनुसार स्वप्न दासगुप्ता की बांग्ला भाषा और संस्कृति के बारे में अच्छी पकड़ है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक और अहम दावेदारी है दिलीप घोष की। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने संगठनात्मक ढांचे को काफ़ी मजबूत किया और खास तौर पर 2019 लोकसभा चुनाव में मजबूत विपक्षी ताकत के तौर पर भी उभरी। अपने आक्रामक राजनीतिक अंदाज और ज़मीनी पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले दिलीप घोष अब प्रदेश अध्यक्ष न होने के बावजूद पार्टी में प्रभावशाली वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि दिलीप घोष की दावेदारी भी मजबूत है। उनका बैकग्राउंड RSS का है। ओडिशा से सटे खड़गपुर जैसे इलाके में उन्होंने OBC और अनुसूचित जाति में काफ़ी लंबे समय तक काम किया और इसी वजह से वो जीतते रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में अगर RSS और बीजेपी से जुड़ा कोई चर्चित चेहरा है तो वो है दिलीप घोष। हालांकि सुकांतो सरकार का ये भी कहना है कि दिलीप घोष की RSS में अच्छी छवि है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि RSS दिलीप घोष के दिलीप घोष के को जो है दबाव डालेगी। शमीक भट्टाचार्य इस समय पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं और राज्य में बीजेपी के संगठनात्मक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नाते उनका नाम दावेदारों में गिना जा रहा है। उनका जोर मुख्य रूप से आंतरिक पुनर्गठन, बूथ स्तर के प्रबंधन और चुनावी रणनीति पर रहा है। और पिछले साल छपे एक आर्टिकल में, एक लेख में शमीक साल 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, ये जानकारी उसमें साझा की गई। उसके बाद उनको दक्षिण हावड़ा मंडल का बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। वो लगातार 11 साल तक इस पद पर रहे। उसके बाद लगातार 3 कार्यकाल तक प्रदेश बीजेपी के महासचिव भी रहे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य भी वो रहे हैं। शमीक ने बीजेपी के टिकट पर साल 2006 में पहली बार श्यामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वो लंबे अरसे से बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। जब 2025 में सुकान मजूमदार की जगह प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई तो चर्चित दावेदारों में शमीक भट्टाचार्य का नाम जो है उस समय नहीं था, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनके सामने पार्टी के अंदर की गुटबाजी से पार पाना पहली चुनौती थी। तो वहीं सिलीगुड़ी से बीजेपी विधायक शंकर घोष उत्तर बंगाल के अहम क्षेत्रीय नेताओं में गिने जाते हैं। सुकांतो सरकार के मुताबिक शंकर घोष CPM के हार्डकोर कम्युनिस्ट रहे हैं। वो एक कॉलेज के टीचर हैं और युवा हैं। उत्तर बंगाल में उनका बहुत प्रभाव है। 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सिलीगुड़ी से अपनी सीट जीते थे। इस बार अच्छे अंतर से जीतने वाले बीजेपी के उम्मीदवारों में उनका भी नाम है। संभव है कि शंकर घोष को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार शंकर घोष सिलीगुड़ी से 73,192 वोटों के अंतर से जीते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छे और ऑर्गेनाइजर हैं और इलाके में स्थानीय स्तर पर लोगों से उनका गहरा जुड़ाव भी है। वो साथ ही कहते हैं कि शंकर घोष की उत्तर बंगाल के साथ साथ बीजेपी के अंदर भी अच्छी पकड़ है। उत्तर बंगाल में 54 सीटें हैं और यहाँ 2/3 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को गई हैं। महिला चेहरे के रूप में बीजेपी में यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल का नाम सामने आया है और वो जानी मानी फैशन डिज़ाइनर भी रही हैं और 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता
अग्निमित्रा पॉल पार्टी की बंगाल इकाई में उभरती हुई नेता के तौर पर देखी जाती रही हैं। अग्निमित्रा पॉल ने राष्ट्रीय मीडिया में अपनी मौजूदगी से पहचान बनाई और उन्हें अक्सर राज्य में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की बीजेपी की कोशिश के हिस्से के तौर पर पेश भी किया जाता है। हालांकि कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि अग्निमित्रा पॉल को मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार नहीं माना जा रहा, लेकिन उन्हें सरकार में अहम पद भी दिया जा सकता है। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जिन पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं, बहस अलग छिड़ी हुई है। अब देखना होगा कि एक महिला को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है या वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को मौका देती है या किसी और बड़े लीडर को, या आरएसएस चेहरा सामने आता, आरएसएस की तरफ से चेहरा सामने आता है, संगठन की तरफ से चेहरा सामने आता है, देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कई सारे नाम हैं जिनका हमने जिक्र किया, जिस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं और ये भी माना जा सकता है कि जिस तरह से हमेशा एंड मोमेंट पर बीजेपी चौंकाती है अपने फैसले से, ऐसा नाम लेकर के आती है जो किसी ने सोचा नहीं होता है, जो चर्चाओं में नहीं होता है, शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले। अब देखना होगा जल्द ही ये फैसला जो बीजेपी लेती है और सबके सामने ये फैसला आता है और किस तरह से बीजेपी एक बार फिर सभी को चौंकाती है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।